Hello everyone. Today we are going to do the second part of our chapter, the Sultanate period. And the next dynasty in this period we are going to study is the Khalji dynasty. इससे पहले जिस डायनेस्टी ने शासन किया था वो थी स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद जिसने रूल किया वो थी खलजी डायनेस्टी. The Khaljis wrongly believed to be Afghans were actually Turks who had for a long time settled in the region of Afghanistan. They ruled for 3 decades and further expanded and consolidated the Sultanate. तो जो खलजीज़ है उनको जनरली अफ़गान समझा जाता है, लेकिन वो अफ़गान्स नहीं थे. बेसिकली वो तुर्क थे. वो अफ़गानिस्तान रीजन में काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे थे, तो ऐसा समझा जाता है कि वो अफ़गान से थे, लेकिन वो जो हैं वो तुर्क थे. और उन्होंने करीब 3 डिकेड मतलब करीब 30 साल तक शासन किया और फिर उसके बाद सल्तनत को और एक्सपांड भी किया. जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी 1290 to 1296. तो जो पहले शासक थे खलजी डायनेस्टी के वो थे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी. उन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1296 तक. जलालुद्दीन खलजी फाउंडेड द खलजी डायनेस्टी. ही वॉज अ वीक रूलर एंड फॉलोड माइल्ड एंड जनरस पॉलिसीज. He compromised with the Mongols by marrying one of his daughters to their leader Ulugh Khan. He was succeeded by his nephew Ali Gurshab, who took the title of Alauddin in 1296. तो बेसिकली खलजी डायनेस्टी की शुरुआत जिसने की थी उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी. वो एक वीक रूलर थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे, और उन्होंने जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी वो भी काफ़ी माइल्ड और जनरस थी. मतलब वो अपने पीजेंट्स के साथ कहीं भी बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होते थे. और उन्होंने मंगोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, क्योंकि मंगोल्स जो थे उनसे दिल्ली को काफ़ी अटैक का डर रहता था. तो उन्होंने मंगोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनका एक लीडर था उलूग खान, उसकी शादी मंगोल्स की बेटी के साथ करा दी थी. और फिर उनके बाद जो गद्दी पर बैठे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी का एक्चुअल नाम अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, एक्चुअल नाम था उनका अली गुरशब. और ये जो हैं ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के नेफ्यू थे, भतीजे थे. और 1296 में जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की डेथ हुई तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उन्होंने ओवरटेक किया. अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316. Alauddin Khilji was the first Turkish Sultan of Delhi who separated religion from politics. He proclaimed kingship knows no kinship. He was an ambitious ruler and his goal was to establish an empire which extended across entire India. तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर थे और वो चाहते थे कि वो पूरे इंडिया के ऊपर शासन करे, सिर्फ नॉर्थर्न रीजन पर नहीं. और वो पहले ऐसे तुर्किश सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को अलग अलग रखा था. मतलब जो उनकी पॉलिसीज़ होती थी, जो भी उनके ऑर्डर्स होते थे, रूल्स होते थे, वो इस बेस पर नहीं होते थे कि वो मुस्लिम हैं तो उनको मुस्लिम्स के लिए कुछ करना चाहिए, या उनके जो रूल्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो सारे इस्लामिक होने चाहिए. तो उन्होंने रिलीजन को हमेशा पॉलिटिक्स से अलग रखा था. Military campaigns. Alauddin annexed Gujarat and Malwa to begin his expansionist operations. These conquests brought the western seaports under his control. He sent his armies to Rajasthan, and between 1301 and 1303 he captured the forts of Ranthambore and Chittor from the Rajputs. Malik Kafur, his trusted and valiant general, then led a large and powerful army towards the south in an extremely successful campaign. He defeated the Yadavas, Kakatiyas, Hosalas and Pandyas. तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे सबसे पहले तो उन्होंने गुजरात और मालवा को अपने साथ मिलाया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपांशन का ऑपरेशन स्टार्ट किया. और जब मालवा और गुजरात जो हैं वो दोनों उनके साथ मिल गए तो उससे जो सी पोर्ट्स थे, जो वेस्टर्न सी पोर्ट्स हैं, वो उनके कंट्रोल में आ गए. उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मीज़ भेजी राजस्थान. वो भेजी उन्होंने 1301 से 1303 के बीच में.
और इन 2 सालों में उन्होंने रणथंभौर और चित्तौड़ दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया। और जो उनके जनरल थे मलिक काफूर, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर सिपाही थे और उन्होंने एक पावरफुल आर्मी को लीड किया था और साउथ की तरफ उन्होंने काफ़ी सारे सक्सेसफुल कैंपेन किए थे। उन्होंने साउथ में यादवास को, काकतियास को, होयसालास को और पांड्यास को सबको हरा दिया। Malik Kafur reaped a rich bounty from this campaign, which included gold, silver, elephants, horses, and slaves. The vanquished kings were allowed to retain their territories but had to accept Alauddin's overlordship and had to pay tributes as a gesture of obeisance. तो ये जो इतनी सारी उन्होंने जंग जीती, यादवास को, काकतियास को, पांड्यास को, इन सबको हराया, तो उससे उनके ख़जाने में बहुत वृद्धि हुई। उनका ख़जाना जो है उसका एक पार्ट वो लूट कर लेकर आए, जिसमें कि गोल्ड था, सिल्वर था, बहुत सारे हाथी घोड़े थे, बहुत सारे स्लेव्स मतलब बहुत सारे गुलामों को वो अपने साथ लेकर आए। और जिन राज्यों पे उन्होंने अधिकार किया था तो वहाँ के राजाओं को ही उन्होंने बोला कि आप ही कंटिन्यू करो, लेकिन ओवरलॉर्डशिप जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की रहेगी। मतलब अपने राज पे शासन तो आप खुद करोगे, लेकिन जो रूल्स रहेंगे, जो रेगुलेशंस रहेंगे, वो सब अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से बनेंगे। और उनको कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट भी पे करना होता था कि अब उन्होंने वो ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया है और वो उनके वफादार रहेंगे। Economic reforms. To finance his ambitious military campaigns, Alauddin needed money, and for this he initiated a number of economic reforms. तो अलाउद्दीन खिलजी को जब पूरे भारत पे ही अपना शासन करना था, तो इतने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए उनको बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स करने की ज़रूरत थी और उसके लिए उनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी जो हैं वो स्टार्ट किए। मतलब अपने शासन की जहाँ पर वो रूल कर रहे थे उस जगह की इकोनॉमी को उसने बेटर करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए। अलाउद्दीन खिलजी created a new department with Diwan-e-Mustakhraj to inquire into the revenue areas and to collect them. He ordered the measures of all land under cultivation and got it divided into different categories on the basis of its fertility. The land tax खराज was fixed accordingly. तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान-ए-मस्तखराज। वो क्या करता था कि रेवेन्यू किस जगह से कितना रेवेन्यू आ सकता है और उसको कैसे कलेक्ट करना है, उसकी इंक्वायरी करना, उसका कलेक्शन करना, उन पूरे प्रोसेस के लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया था। और उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि जितनी भी लैंड है अंडर कल्टीवेशन, मतलब जितनी भी लैंड पे फार्मिंग होती है उसको पूरा मेजर करना है और उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी। मतलब जहाँ से फसल ज़्यादा अच्छी होती है उसको अलग कैटेगरी में रखना है और जहाँ से फसल कम अच्छी होती है वहाँ से कम उसको अलग कैटेगरी में रखना है। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लैंड टैक्स जो है वो फिक्स किया था। मतलब जहाँ से फसल ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और जहाँ पर फसल कम अच्छी होती है वहाँ पर कम टैक्स लगाएंगे। तो जो ये लैंड टैक्स होता है इसको बोला जाता था खराज। In order to generate more income for the treasury, Alauddin increased the land tax in the Ganga-Jamna Doab region, the most fertile agrarian land expanse, to 50% of the produce. He ensured that apart from these royal taxes, no money or tax in kind was extracted from the farmers or traders by royal functionaries, hence curbing corruption. He initiated auditing of accounts. Shopkeepers and traders were monitored closely, and any malpractice, either overpricing or weights and measures manipulation, was punished severely. अब उनको जो अपनी इनकम बढ़ानी थी तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो ज़्यादा फर्टाइल रीजन्स थे ना वहाँ पर उन्होंने अप टू 50% तक लैंड टैक्स लगा दिया। जैसे गंगा जमुना दोआब रीजन जो था वो बहुत फर्टाइल था तो वहाँ का जो लैंड टैक्स होता था वो 50% होता था। मतलब वहाँ जितनी भी क्रॉप प्रोड्यूस होगी उसका 50% जो है वो ट्रेजरी में चला जाएगा।
और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी इंश्योर किया, टैक्स तो उन्होंने बहुत हाई लगाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि इस रॉयल टैक्स के अलावा और कोई भी मनी, ना किसी टैक्स के फॉर्म में, ना किसी गिफ्ट के फॉर्म में, किसी भी फार्मर या ट्रेडर से कोई भी रॉयल फंक्शनरी, दैट इज़ कोई भी प्रशासन का कर्मचारी किसी से भी वसूल नहीं कर सकता था। और जितने शॉपकीपर्स थे और ट्रेडर्स थे उनको वो क्लोजली मॉनिटर करते थे। एक तो उनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी था, और दूसरा वो किसी भी तरह की मेल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते थे। मेल प्रैक्टिसेस किस तरह की, जैसे वेट्स को गड़बड़ कर देना, कि कम तौल के देना, या क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, इस तरह की कोई भी मेल प्रैक्टिसेस उस टाइम के ट्रेडर्स जो या मर्चेंट्स जो है, शॉपकीपर्स, वो कर नहीं सकते थे। अगर उन्होंने कोई भी ऐसी गलत काम किया तो उनके लिए पनिशमेंट जो थी वो बहुत सीवियर थी। These measures of taxation, checks and controls and fixing of prices were meant to, on one hand, increase the royal income, and on the other, to reduce the prices of essential commodities so that his soldiers and common people could live in comfort at lower salaries. This in turn reduced the salary burden on the treasury. तो ये सारे मेजर्स जो लिए गए थे, टैक्सेशन के, क्वालिटी कंट्रोल का, मेजरमेंट कंट्रोल का, और मेल प्रैक्टिसेस ना हो पाए, तो इससे क्या हो रहा था, एक तरफ तो जो रॉयल इनकम है वो इंक्रीज हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और दूसरी तरफ जो प्राइस है एसेंशियल कमोडिटीज़ के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर लिया गया था। तो उसकी वजह से जो सोल्जर्स थे या जो कॉमन लोग थे, उनको जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमेशा कम दाम में, रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती थी। तो इसकी वजह से ना सैलरी का बर्डन कम हो जाता था, और क्योंकि सोल्जर्स को अगर सैलरी कम देनी पड़ेगी तो अल्टीमेटली रॉयल ट्रेजरी जो थी उसमें बर्डन कम हो जाता था। सो बेसिकली दिस वॉज अ विन विन सिचुएशन। एक तरफ उन्होंने टैक्स के फॉर्म में अपनी इनकम भी बढ़ा ली, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने खर्चे भी कम कर लिए, और प्लस उनकी जो प्रजा है वो भी सुखी है कि कम प्राइस में उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रहा है। सो दे डोंट हैव एनी कंप्लेन कि हमारा राजा अच्छा नहीं है। सेपरेट मार्केट्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर फूड ग्रेन्स, क्लॉथ, हॉर्सेस, फ्रूट्स एट्सेट्रा विथ फिक्स प्राइसेस। और फिर उसके बाद जो मार्केट्स थे उनको सेपरेट कर दिया गया कि फूड ग्रेन्स का मार्केट अलग रहेगा, कपड़े का मार्केट अलग रहेगा, घोड़ों का मार्केट अलग रहेगा, फ्रूट्स का मार्केट अलग रहेगा, और सबके उन्होंने प्राइस भी फिक्स कर दिया। अब क्योंकि वो कमोडिटीज़ एक ही प्राइस पे हैं, सारे मर्चेंट्स एक साथ हैं, तो कंपटीशन हो गया, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा प्राइस पर नहीं बेच सकते थे। और क्योंकि प्राइसेस फिक्स कर दिए गए तो इसीलिए जो उनके पीजेंट्स थे, जो कॉमन मैन था, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। Alauddin Khilji introduced a market control policy. His main concern was to enable the soldiers to live on their pay and to have necessities of life, that is, goods at a price within their reach. To this end, he evolved the system of controlling prices of items of daily use and ensured that these were made easily available. तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अपनाई थी उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि सोल्जर्स जो हैं और कॉमन मैन जो है उनको अपनी पे में, मतलब उनके पास अगर सैलरी कम भी है तो भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। जीवन गुजारने के लिए उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब उनको अपने रीज़नेबल प्राइस में मिलना चाहिए, प्लस वो सब चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि अगर यहाँ प्राइस कंट्रोल कर लिया गया तो ट्रेडर्स जो हैं वो कहीं और जाके ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ से वो कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन मैन के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरह की पॉलिसीज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। मिलिट्री रिफॉर्म्स। अब मिलिट्री को उसने अपना कैसे स्ट्रेंथन किया था, कैसे उसको इम्प्रूव किया था। With the money that Alauddin Khilji could generate through his economic reforms, he could now afford to maintain a huge army. अब क्या हुआ, जब वो उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अप्लाई किया तो उससे अब उसकी इनकम बढ़ गई। अब क्योंकि उसके पास इनकम है तो अब अपनी आर्मी को वो बड़ा कर सकता था और उसको वो ज़्यादा इनेबल कर सकता था, उनको बेहतर हथियार, बेहतर रिसोर्सेज दे सकता था। Alauddin Khilji introduced the first permanent standing army of India. He reorganized the spy system. A full description chehra of each soldier in the army was kept.
He introduced dag or branding of horses to prevent substitution of good horses by the inferior ones. He abolished iktas, administrative grant of royal troopers, and paid the soldiers in cash. तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया? तो सबसे पहले तो उसने फर्स्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में. उसने पूरा स्पाई सिस्टम जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया, सब चेक किया कौन से स्पाइस अच्छे हैं उनको रखा, किसको नहीं रखना है उसको निकाला, और अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो किया. उसके बाद जितने आर्मी में सोल्जर्स थे उनका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन रखा जाता था, दैट इज़ उनका फेस कैसा है, सो दैट कोई भी बाहर का आदमी एक भेष बदल कर उसकी आर्मी में एंट्री नहीं कर सकता था, क्योंकि सबकी एक पहचान होती थी उसकी आर्मी में. उसके बाद एक दाग या ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस उसने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से जो अच्छे घोड़े थे उनको हटाकर कोई उनकी जगह पर इन्फीरियर घोड़े नहीं ला सकता था. उसकी आर्मी के घोड़े जो हैं वो अलग से पहचाने जा सकते थे. उसके अलावा उसने इक्तास जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट थी उसको ख़त्म किया, ताकि सोल्जर्स जो हैं उनको कैश में डायरेक्ट सैलरी मिलती थी. The Sultan was kept informed of all important developments across his vast empire through a highly organized spy system. और उसका स्पाई सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज था कि उसके जो एम्पायर है वहाँ पर क्या हो रहा है, वो इतना बड़ा एम्पायर था उसका, और हर जगह पर क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो है सुल्तान को मिलती थी. Many of Alauddin's economic and military measures were later followed by शेर शाह एंड अकबर. और अलाउद्दीन के इकोनॉमिक और मिलिट्री मेजर्स इतने अच्छे थे कि बाद में जो मुग़ल शासक हुए थे शेर शाह और अकबर, उन्होंने भी उसको फॉलो किया था. A war of succession ensued after Alauddin's death, and the last Khalji ruler Khusro Malik was defeated by Ghiyasuddin, who laid the foundation of the Tughlaq dynasty. फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद अब नेक्स्ट खलजी रूलर कौन बनेगा, इसके लिए आपस में वो हमेशा लड़ते रहे, और जो लास्ट रूलर था खुसरो मलिक उसको घियासुद्दीन तुगलक ने हरा दिया, और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी जो है उसका शासन स्टार्ट हुआ इंडिया में. So this was the part 2 of our chapter, the Sultanate period. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, and also check the description box below for the other chapters and other parts, the links of the other parts of this chapter and the other chapters also. Thank you everyone.